तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइनीज एक्शन फिल्म के बारे में जिसका नाम है निंजा असैसिन। तो फिल्म की शुरुआत एक चाचा के टैऊ की दुकान से होती है। वह एक युवा गैंगस्टर पर टैऊ का काम कर रहा है। तभी एक उसका आदमी एक लिफाफा लाता है जिसमें काली रेत है, लेकिन गैंगस्टर इसका मतलब नहीं जानते। लेकिन बूढ़ा उस लिफाफे को देखकर दंग रह जाता है। वह बताता है कि काली रेत दुनिया में क्रूरता का प्रतीक माना जाता था। चाचा अपने सीने पर एक बुरा निशान दिखाता है जो एक निंजा हमले के कारण हुआ था, पर उनका जन्म सीने के दाहिनी ओर दिल के साथ हुआ था। यही एकमात्र कारण है कि वे आज तक जीवित हैं। लेकिन वहाँ पर सब लोग चाचा की बातों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। तभी अचानक एक आदमी का सिर आधा काट दिया जाता है और हर जगह खून बिखर जाता है। फिर छत से एक तार गिरता है और एक आदमी को ऊपर की ओर खींचता है। जब उसे वापस फेंका जाता है तो उसके पेट के केवल टुकड़े ही जमीन पर पहुंचते हैं। तब गैंगस्टर घबराते हुए उसे जितना चाहे उतना पैसा देने के लिए कहता है, लेकिन चाचा उसे कहते हैं यह कोई इंसान नहीं है, वो निर्दयी भगवान ओजुनु कबीले के शैतान हैं। निंजा छाया में छिपे रहते हैं और एक ही बार में लोगों के शरीर को काट देते हैं। सभी के मरने के बाद कमरे के अंधेरे कोनों से निंजा बाहर निकल आता है और इस बार चाचा भी नहीं बच पाते। फिर हमारा परिचय जापान के ओजुनु कबीले से होता है। यह निर्दयी ओजुनु के नेतृत्व में निंजाओं का एक कबीला है। कबीले में दुनिया भर से बच्चों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें अंतिम निंजा हत्यारे बनने के लिए क्रूर प्रशिक्षण से गुजारते हैं। वे दुनिया के नेताओं के बीच लोकप्रिय हैं, लेकिन बाकी दुनिया से छिपे हुए हैं। जो कोई भी कबीले को 100 पाउंड सोना प्रदान करता है वह उनके निंजाओं को काम पर रख सकता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु सुनिश्चित कर सकता है जिसे वे मारना चाहते हैं। ओजुनु कबीला 100 से अधिक वर्षों से गुप्त रूप से काम कर रहा है और रूसी राष्ट्रपति, जापानी प्रधानमंत्री और कई अन्य उच्च आंकड़ों की मृत्यु के पीछे इनका ही हाथ है। जो कोई भी उनके बारे में जानता है वह भी उनसे मिलने से डरता है था। वह कुछ ओजुनु को बताता है कि राइजो उसके बाद कबीले का नेता होगा। उसके उम्मीद की वजह से राइजो के लिए प्रशिक्षण कठिन है। जब वह 10 साल का होता है तब उसके पूरे शरीर पर सजा के निशान होते हैं जो उसे गलती करने के लिए मिलती है। एक निंजा के पास जो महत्वपूर्ण गुण है वह है छिपे रहने की उसकी क्षमता। राइजो को लकड़ी के फर्श पर चलने के लिए कहा गया, लेकिन एक आवाज़ के कारण उसके पैरों पर काट दिया जाता है। रात में दर्द के कारण वह सो नहीं पाता है। फिर उसके पास आकर एक लड़की उसके घावों पर मरहम लगाती है और उसका नाम किरिको है और वो प्रशिक्षण में उसकी एक साथी निंजा है। बच्चों को सिखाया जाता है कि वे किसी भी तरह की किसी भावनाएं न रखें, लेकिन किरिको अलग है। वह उस हिंसा और हत्याओं में विश्वास नहीं करती जिसका कबीला समर्थन करता है। समय जल्दी बीत जाता है और राइजो और किरिको दोनों एक साथ बड़े हो जाते हैं। वह मुश्किल से बात करते हैं लेकिन हमेशा एक दूसरे की तलाश करते हैं। राइजो अब तक का सबसे प्रतिभाशाली निंजा ओजुनु बन गया है। नीक का इस्तेमाल करता है जिससे वह दर्द से करा उठता है। इसके बाद भी उसे अंतिम परीक्षा में बिना किसी की सहायता के रात में जीवित रहना है। अगली सुबह लौटने पर ओजुनु उसे नए दिन के प्रशिक्षण के लिए तैयार देखता है और परीक्षा पास करने के लिए उस गर्व करता है। जल्द ही राइजो कबीले का सबसे प्रतिभाशाली निंजा बन जाता है। किरिको को उस पर गर्व है, लेकिन दूसरी ओर वह ओजुनु के जीवन के तरीके से परेशान है। वह अक्सर कबीले के छोटे नियमों की अवहेलना करती है। राइजो तब उसे ऐसा न करने की चेतावनी देता है। वह डरता है कि अगर नेता को पता चल गया तो वह उसका दिल निकाल लेगा, लेकिन किरिको का कहना है कि उसका दिल तो राइजो के पास है, इसलिए इसे वह नहीं निकाल सकता। अगले दिन एक प्रशिक्षण सत्र में किरिको के साथ हारने के बाद ओजुनु उसे चाकू से चोट पहुंचाने के लिए कहा जाता है। जब किरिको ऐसा करने से मना करती है तो ओजुनु ने उसका चेहरा काट दिया और उसे पिंजरे में डाल दिया। राइजो चुपके से उससे मिलने के लिए आता है और उसे पानी पिलाता है। कुछ दिनों बाद बरसात की रात में किरिको भागने के लिए एक दीवार पर चढ़ जाती है और राइजो को उसके साथ आने के लिए कहती है, लेकिन वह वहीं रहने का फैसला करता है। वह कबीले के प्रति वफादार रहना चाहता है क्योंकि वह अब तक यही सब जानता है। पर आखिरकार किरिको को पकड़ लिया जाता है और उसे दंडित करने के लिए तैयार किया जाता है। सीनियर ताकेशी उसे तब ओजुनु के कहने पर सबके सामने मार देता है। तब राइजो का एक हिस्सा उस दिन मर जाता है, लेकिन वह फिर भी कबीले के प्रति वफादार रहने का फैसला करता है। कुछ साल बाद बर्लिन यूरोपोल मुख्यालय, जहां एक फोरेंसिक शोधकर्ता मीका को कबीले के अस्तित्व के सबूत मिले हैं। उनके जानकारी का टुकड़ा कितना खतरनाक हो सकता है वह इस बात से अनजान है। वह इसे काम पर अपने वरिष्ठ मास्लो के पास लाती है। वह यह मानने से इनकार करता है कि एक गुप्त निंजा संगठन है जिसके बारे में केवल कुलीन वर्ग ही जानते हैं, लेकिन मीका उसे वह रिपोर्ट दिखाती हैं जो विश्व के नेताओं से धन के प्रवाह और कई हस्तियों की मृत्यु के बीच संबंध को साबित करती हैं। मास्लो अब इस मामले में दिलचस्पी रखता है और अधिक जानकारी प्राप्त करने का फैसला करता है और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि एक उच्च रैंकिंग केजीबी एजेंट सबैटिन ने अतीत में इसी तरह की रिपोर्ट की है। लेकिन जैसे जैसे उनके काम को पहचान मिलनी शुरू हुई, उन्हें भ्रम में रहने के कारण दिखाकर उनको पद से हटा दिया गया और अंततः उनकी हत्या कर दी गई।
फिर हम देखते हैं कि राइजो भी बलिन शहर में है। वह एक मकसद के लिए एक जर्ज अपार्टमेंट में रह रहा है। एक दिन वो स्थानीय कपड़े धोने की दुकान में जाता है और एक महिला से मिलता है, लेकिन वह तुरंत उसे एक निंजा के रूप में पहचान लेता है। वे दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं और कड़ी लड़ाई होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वॉशिंग मशीन से खून टपक रहा है और लड़की का शरीर उसके अंदर घूम रहा है। इस बीच मीका अपनी जांच को जारी रखती है और पूर्व एजेंट की पत्नी से मिलने जाती है, जिसे निंजा कुलों के बारे में बात करने के लिए मार दिया गया था। तब वह महिला ने बताया कि उसका पति एक मजबूत साहसी व्यक्ति था, लेकिन उसे निकालने के बाद सब कुछ बदल गया। वो इतना कायल हो गया था कि हर दरवाजे और खिड़की में कम से कम 2 ताले लगा देता था और घर का हर कोने में रोशनी करता था। फिर भी एक रात बत्तियां बुझ गईं और वह मारा गया। अगले दिन काम पर एक उच्च अधिकारी मीका के कार्यालय आता है। यह स्पष्ट है कि वह उस पर नज़र रखने के लिए है, क्योंकि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वह उन चीज़ों के बारे में बहुत उत्सुक है जिसे कोई सुलझाना नहीं चाहता। शाम को मीका सावधानी से घर लौटती है, लेकिन उसे पता चलता है कि पूरे ब्लॉक में बिजली गुल हो गई है। फिर भी वह अपने अंधेरे अपार्टमेंट के अंदर जाती है, लेकिन फिर एक निंजा द्वारा उस पर हमला किया जाता है, लेकिन एक और निंजा उसकी जान बचाता है और उन दोनों निंजास में काफ़ी फाइट होती है और अंत में हत्यारे को मार दिया गया है। बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि राइजो है। तब एक और फ्लैशबैक हमें युवा राइजो को अपनी पहली हत्या को पूरा करने के मिशन पर दिखाया गया है। वह अपनी सारी हताशा को बाहर निकाल देता है और बेरहमी से उसके प्रतिद्वंदी को मार देता है। मिशन कर्व है और उसे एक और काम करने के लिए कहते हैं, जो कि एक लड़की को मारना चाहता है क्योंकि वो कबीले से भागना चाहती थी। तब राइजो ने उस पर अपने हथियार क्योकेत्सुशोगे से हमला किया, लेकिन इस बार उसने ओजुनु के चेहरे और आँख को काट डाला। तभी सब निंजा उस पर हमला करते हैं और उसे गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के बाद उसे इमारत से बाहर कर देते हैं, पर राइजो पानी में गिरने से बचता है। फिर जब से वह ठीक हो गया, वह ओजुनु और कबीले के खिलाफ है। इसी वजह से उसने मीका की जान बचाई। वे गाड़ी से होटल जाते हैं और अपने कपड़े बदलते हैं, क्योंकि निंजा उन्हें नई तकनीक से ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद वह मास्लो को कॉल करती है और बताती है कि वह राइजो के साथ है। वह राइजो के सामने आते ही उसे पकड़ने के लिए कहा गया है, लेकिन वह जानता है कि राइजो को पुलिस ने घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। उसे एक ठिकाने में ले जाया जाता है और एक एकांत जेल में जंजीर से बांध दिया जाता है। मीका को पता चलता है कि मास्लो ने उसे हताशा में गिरफ्तार किया था, फिर भी उसने राइजो को छोड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वह जेल में सबसे सुरक्षित रहेगा। रात में मीका उसके पास जाती है और उसे पानी देती है। राइजो उसे बताता है कि हत्यारे यहाँ किसी भी क्षण होंगे। मीका मास्लो को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रोशनी बुझ जाती है और निंजा छाया से बाहर आ जाते हैं हथियार के साथ। योद्धाओं के खिलाफ कमजोर साबित होते हैं। राइजो के मारे जाने से ठीक पहले मीका उसके हाथों की जंजीर खोल देती है। वह निंजाओं से लड़ता है और मीका को भागने के लिए कहता है, क्योंकि वो उन दोनों को नहीं बचा सकता। राइजो ओजुनु कबीले का अब तक का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, फिर भी निंजा की भीड़ के खिलाफ जाना उसके लिए मुश्किल है। अंत में वो और ताकेशी की लड़ाई सड़क पर है। ताकेशी राइजो की जिंदगी खत्म करने के लिए अपनी तलवार उठा लेता है, लेकिन मीका अपनी कार से मार देती है। वह राइजो को एक होटल में लाती है। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल है, पर उसने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। तब वह उसके पास बैठती है। वह उसके काम न आने के लिए माफ़ी मांगती है और उसे अपने जीवन के लिए धन्यवाद देती है। उसके बाद वह एक ट्रैकिंग डिवाइस खींचती है जो मास्लो को उनका स्थान बताती है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस आ पाती, हत्यारे कहीं से दिखाई देते हैं और राइजो का अपहरण कर लेते हैं। जब पुलिस आती है तो वे केवल मीका को सोफे पर बैठे पाते हैं। वह उन्हें बताती है कि राइजो का 10 मिनट पहले अपहरण कर लिया गया। कबीले में वापस राइजो को लॉर्ड ओजुनु को प्रस्तुत किया जाता है। वह उसे माफ़ी मांगने का आखिरी मौका देता है, लेकिन राइजो मना कर देता है। ओजुनु को विश्वास हो गया था कि रेजो उसकी जगह लेने जा रहा है और कबीले के मालिक के रूप में उसकी जगह लेगा। वह राइजो को उसी स्थिति में खड़ा करता है जिस स्थिति में किरिको को मार दिया गया था। इसके बाद राइजो को 3 बार फिंगर जैबिंग तकनीक से मारा जाता है। जबकि अधिकांश लोग तकनीक के एक ही झटके से मर जाते हैं, तब वह खून की उल्टी करता है। इसके साथ ही वह एक ट्रैकिंग डिवाइस को भी बाहर निकल जाता है। इससे पहले कि निंजा इसे देखें, पूरी पुलिस कहर बरपाती है। कई निंजा विस्फोटकों से मारे जाते हैं, इसलिए उन्हें अंधेरे में छिपने से काम नहीं चलता। एक आगामी लड़ाई में दोनों पक्षों के कई लोग मारे जाते हैं। राइजो का सामना ताकेशी और उसके लोगों से होता है। सभी निंजाओं को मारता है और ताकेशी के हमले की प्रतीक्षा करता है। फिर दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं और अंत में राइजो जीत जाता है। ताकेशी के अंग और अंत में गर्दन काट दी जाती है। अब राइजो का सामना करने वाला एकमात्र व्यक्ति उसका पूर्व गुरु ओजुनु है। वह उसे एक कमरे के अंदर शांति से बैठा पाता है। तभी मास्टर हवा में गायब होकर राइजो के पीछे की छाया से बाहर आकर अपनी काबिलियत साबित करता है। फिर वे दोनों अपनी अपनी तलवारें निकालते हैं और भयंकर तलवारबाजी करते हैं।
ओजुनु ने खुद को राइजो का पिता होने का दावा करते हुए उसे माफ़ी मांगने का एक और मौका दिया, लेकिन राइजो जवाब देता है कि वह किसी का बेटा नहीं है और ओजुनु को मारने के बाद वह अपने नए जीवन की पहली सांस लेगा। दोनों एक दूसरे पर छलांग लगाते हैं, लेकिन ओजुनु फिर से गायब हो जाता है। अचानक मीका राइजो की मदद करने की उम्मीद में कमरे में आती है। हालांकि ओजुनु परछाई से फिर से आता है और सीधे उसके सीने पर तलवार से हमला करता है। लड़ाई ओजुनु के पक्ष में आती है। तब राइजो अपने शरीर को छाया से बार बार काटता है। अंत में वो मास्टर के कंधे पर तलवार रखकर उसे मार दिया जाता है। राइजो मीका को बाहर ले आता है और पैरामेडिक्स उसकी सहायता के लिए आते हैं। फिर यह पता चला है कि वह भी छाती के दाहिनी ओर दिल के साथ जन्मी है, जिसका अर्थ है कि वह जीवित रहेगी। अंतिम दृश्य में राइजो अकादमी की दीवार से कूद जाता है और इसी सीन के साथ यह मूवी खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।